गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तुर्की की। पाकिस्तान और तुर्की के बीच लगातार बढ़ते होते संबंधों के बीच दोनों देशों की रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। पाकिस्तान की रक्षा समूह गिट्स और तुर्की की रक्षा कंपनी एमकेई के बीच 24 जुलाई को एमओयू पर सहमति बनी है। दोनों रक्षा कंपनियों के बीच होने वाले समझौता हवाई हथियारों पर केंद्रित है, जो एमकेई की हवाई बमों और ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में पाकिस्तान की रुचि दिखाता है। इस्तांबुल में एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले आईडीईएफ के दौरान ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जहां दुनिया भर की रक्षा कंपनियों ने अपनी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और तुर्की के अधिकारियों ने एमओयू को एक रणनीतिक साझेदारी बताया, जो स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उनके साझा लक्ष्यों के अनुरूप है। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच बीती मई में हुई सैन्य झड़प के बाद हो रहा है, जिसे पाकिस्तानी सेना ने तुर्की के ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी वायुसेना विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म का संचालन करती है, जिनमें F-16, JF-17 और तुर्की ड्रोन शामिल हैं, जो MK सीरीज जैसे नाटो मानक हथियारों के अनुकूल हैं। तुर्की की सरकारी कंपनी MKE-40 से अधिक देशों पर निर्यात करती है, जिसमें पाकिस्तानी प्रमुख भागीदार है। साल 2024 में MKE ने $63.9 करोड़ का निर्यात किया था। इसकी रैंकिंग शीर्ष 100 वैश्विक रक्षा फर्मों में रही थी, जो पाकिस्तान को आपूर्ति करने की इसकी दक्षता को दिखाती है। MKE मुख्य रूप से तुर्की के सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न प्रकार के हवाई बम और संबंधित हथियार बनाती है। पाकिस्तान इस समय हथियारों के लिए तुर्की का रुख कर रहा है। इस समझौते के तहत GIDS और MKE संयुक्त उद्यम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एडवांस हवाई हथियारों के सह विकास की संभावनाओं पर विचार करेंगे। इन हथियारों में सटीक निर्देशित बम, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणालियाँ और रॉकेट तकनीकी शामिल हैं। साझेदारी से पाकिस्तान के गोला बारूद निर्माण क्षमता में वृद्धि और नवाचार एवं निर्यात के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। हम बात करें थाईलैंड और कंबोडिया की। थाईलैंड और कंबोडिया में शनिवार को तीसरे दिन भी सीमा पर झड़प जारी रही। युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। अब तक इस लड़ाई में कम से कम 33 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1,68,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। कई सीमावर्ती गांवों के पास तोपों बंदूकों से गोलाबारी हुई। ये लड़ाई बृहस्पतिवार को तब शुरू हुई जब एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 5 थाई सैनिक घायल हो गए। इसके बाद कंबोडियाई और थाई अधिकारियों ने झड़पों की शुरुआत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दोनों देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। वहीं थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। कंबोडियाई अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को 12 नई मौतें हुई हैं, जिनमें मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। वहीं थाई सेना का कहना है कि उनका एक सैनिक मारा गया, जिससे वहां कुल मौतों की संख्या 20 हो गई है। इनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। कंबोडिया के सूचना मंत्री नेथ फेक्ट्रा ने शनिवार को कहा कि झड़पों के कारण 3 सीमावर्ती प्रांतों में 10,865 परिवारों यानी करीब 37,635 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। वहीं थाई अधिकारियों ने कहा कि 1,31,000 से ज़्यादा लोग सीमावर्ती गांवों से भाग चुके हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिस पर लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन पिछले टकराव सीमित और संक्षिप्त रहे हैं। ताज़ा दबाव मई में तब भड़क गया जब एक टकराव में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया, जिससे कूटनीतिक दरार पैदा हो गई और थाईलैंड की घरेलू राजनीति में उथल पुथल मच गई। भारत ने शनिवार को कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष की स्थिति पर करीबी से नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध हैं। उम्मीद है कि दोनों पक्ष शत्रुता खत्म करने और तनाव बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाएंगे। थाईलैंड और कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय यात्रियों के लिए पहले ही अलग अलग परामर्श जारी कर दिए थे। सभी भारतीय यात्रियों से कहा गया कि वह शांत क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों पर जाने से पहले देश के अधिकारियों से ताज़ा जानकारी प्राप्त करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष विराम का दबाव बढ़ाने के लिए वह दोनों देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कंबोडिया के साथ बातचीत हो चुकी है। थाईलैंड की राय के आधार पर युद्ध विराम पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है। मैं एक जटिल स्थिति को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर हाल ही में हुई गोलाबारी और झड़पों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने दोनों देशों से तत्काल युद्ध विराम और बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की है। गुटेरेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर हुई हाल की लड़ाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं दोनों देशों से अपील करता हूँ कि वो तुरंत लड़ाई बंद करें और शांतिपूर्ण बातचीत से किसी भी विवाद का हल निकालें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस शांति प्रक्रिया में मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बात करें गाज़ा पट्टी की। लगातार बमबारी बंद रास्ते टूटती राहत आपूर्ति के बीच गाज़ा पट्टी में लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कई महीनों से जारी संघर्ष के बीच अब इजरायली सेना ने मानवीय संकट को देखते हुए 3 इलाकों मुआसी, दीर अल बलाह और गाज़ा सिटी में रोजाना कुछ घंटों के लिए गोलाबारी रोकने का ऐलान किया है। इसराइल ने रविवार को बताया कि यह अस्थायी विराम हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों और यूनाइटेड नेशंस के काफिलों को सुरक्षित रास्ते दिए जाएंगे, ताकि हजारों जरूरतमंद लोगों तक खाना, पीने का पानी, दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान पहुँच सके।
गाजा में लड़ाई के चलते खेती, बाजार, पानी की सप्लाई और अस्पतालों तक की व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विषय पहले ही चेतावनी दी चुकी है कि गाजा में हालात अकाल जैसे बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों बच्चे कुपोषण और इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल के हफ्तों में कई बार जब लोग खाना या और राहत सामग्री लेने पहुंचे तो फायरिंग और भगदड़ में कई लोगों की मौत भी हुई। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल पर दबाव बढ़ा के वो कम से कम राहत पहुंचाने के लिए सीमित युद्ध विराम दे। ये तीनों इलाके फिलहाल गाजा पट्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावित माने जा रहे हैं। हजारों परिवार अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं जहाँ पीने का पानी, दवाइयाँ और खाना बेहद कम पहुँच रहा है। राहत पहुँचाने के लिए सीमित युद्ध विराम दें। ये तीनों इलाके फिलहाल गाजा पट्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावित माने जा रहे हैं। यहाँ हजारों परिवार अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं जहाँ पीने का पानी, दवाइयाँ और खाना बेहद कम पहुँच रहा है। इसराइल का यह फैसला मानवीय दबाव के चलते लिया गया है ताकि राहत एजेंसियाँ बिना डर के जरूरी सामान वितरित कर सकें। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हालात संभालने के लिए सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम काफ़ी नहीं है। गाजा को लंबे समय तक के लिए टिकाऊ समाधान और सुरक्षित आपूर्ति चेन की जरूरत है। फिलहाल गाजा के लोगों के लिए अस्थायी राहत उम्मीद की एक किरण जरूर है, लेकिन दुनिया का इंतजार है कि कब शांति और स्थायी समाधान इस तबाह इलाके में लौटेगा। बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिसाइल शील्ड प्रोजेक्ट गोल्डन डोम के लिए अमेरिकी कंपनियों में रेस काफ़ी तेज हो गई है। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को इस प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। $150 से ज़्यादा के इस प्रोजेक्ट में अमेरिका अंतरिक्ष में ऐसे इंटरसेप्टर तैनात करना चाहता है जिससे दुश्मनों के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। अमेरिका को चीन और रूस जैसे दुश्मनों के हाइपरसोनिक मिसाइलों का डर है। अंतरिक्ष में इंटरसेप्टर की तैनाती से हाइपरसोनिक मिसाइलों को उनके उड़ान भरने के शुरुआती चरण यानी बूस्ट फेज या फिर मध्यम चरण यानी मिड कोर्स फेज में ही नष्ट किया जा सकता है। अमेरिका की प्रमुख डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि उसने अपने स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स का जमीन पर परीक्षण शुरू कर दिया है। नॉर्थरॉप ग्रुमैन की सीईओ कैथी वार्डन ने 23 जुलाई को तिमाही इनकम रिपोर्ट जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नॉर्थरॉप ग्रुमैन ट्रंप प्रशासन की तरफ से तय किए गए समय सीमा के भीतर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की क्षमता रखती है। ट्रंप प्रशासन ने साल 2019-30 तक गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को फाइनल करने का लक्ष्य तय किया है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की रक्षा के लिए एक ऐसा कवच तैयार किया जाए जिससे बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से देश की रक्षा की जाए। गोल्डन डोम शील्ड में स्पेस बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर दोनों शामिल होंगे। इसी प्रोग्राम को लेकर नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी की कैथी वार्डन ने कहा है कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी के साथ एक नई इनोवेशन पर काम कर रही है जिसमें स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव और स्केल हमें इस क्रिटिकल होमलैंड डिफेंस इनिशिएटिव में बेहद सक्षम बनाता है। हालांकि फिलहाल उन्होंने साफ नहीं किया कि यह इंटरसेप्टर सिस्टम डायरेक्ट एनर्जी आधारित है या काइनेटिक यानी टकराकर नष्ट करने वाली। नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी की घोषणा के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी अब इस देश से बाहर हो सकती है। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब नए साझेदारों को प्रोजेक्ट में शामिल करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए Amazon.com के प्रोजेक्ट कुइपर और बड़े रक्षा ठेकेदारों से संपर्क किया जा रहा है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच हालिया टकराव के बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से मस्क की कंपनी को प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिए जाने की रिपोर्ट है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पहले गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा होने वाली थी, लेकिन मस्क और ट्रंप के झगड़े के बाद नॉर्थरॉप ग्रुमैन को जबरदस्त फायदा हो सकता है। प्रोजेक्ट से जुड़े दो सूत्रों के हवाले से राइटर्स ने बताया कि पेंटागन और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने स्पेसएक्स के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। उन्हें $175 की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित रक्षा कवच के बड़े हिस्से के लिए एक ही साझेदार पर जल्दी निर्भरता की आशंका थी। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल की शुरुआत में यह बताया गया था कि स्पेसएक्स ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड के निर्माण के दौर में सबसे आगे है। दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश इस प्रोजेक्ट की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका अंतरिक्ष में हथियारीकरण कर रहा है, लेकिन यूएस स्पेस फोर्स के प्रमुख जनरल चार्ल्स सॉल्डरमैन ने कहा कि चीन और रूस पहले ही अंतरिक्ष को सैनिक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष पहले ही युद्ध क्षेत्र बन चुका है और अमेरिका को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.